मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के वीडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय एंड सजेशन टू फुलफिल देम अर्थात कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं एवं इनको पूरा करने के सुझावों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं। किसी भी संस्था का आधार स्तंभ उसमें काम करने वाले कर्मचारी या सदस्य ही होते हैं। तकनीकी रूप से इन लोगों को उस संस्था या संगठन की मानव शक्ति मैन पावर कहा जाता है। कोई भी संस्था या संगठन चाहे समृद्ध हो और या विकासोन्मुखी, उसे इस स्थिति तक पहुंचाने वाले वहां कार्यरत कर्मचारी या सदस्य ही होते हैं। कर्मचारियों और सदस्यों की मूलतः दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। प्रथम प्रकार की आवश्यकताएं आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं तथा द्वितीय प्रकार की आवश्यकताएं मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। प्रथम प्रकार की आवश्यकताओं का स्वरूप मौद्रिक होता है, जिसको लगभग हर संगठन में दे दिया जाता है, आसानी से आर्थिक संरक्षण किया जाता है। जबकि दूसरी प्रकार की आवश्यकताएं संतुष्टि, स्वस्थ मनोदशाएं, पहचान आदि से जुड़ी होती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकता कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यकताओं का समावेश किया जा सकता है। पहली आवश्यकता है महत्वपूर्ण बनने की भावना। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अभी तो बहुत कम होंगे, बिरले ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो महत्वपूर्ण नहीं बनना चाहते। तो यह भावना प्रायः सभी व्यक्तियों में होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उदाहरण के लिए प्रत्येक शिक्षक चाहता है कि विद्यालय के प्राध्यापक उसके कार्यों को गंभीरता से लें और उसको अपनी संस्था का महत्वपूर्ण अंग मानें। दूसरी आवश्यकता है आत्मसम्मान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहता है, उसका पद कितना भी निम्न श्रेणी का क्यों ना हो। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उसके अहम को चोट पहुँचाए या उसकी बेइज्जती करे। संस्था में कई पद होते हैं, तो चाहे उच्च स्तर का पद हो या निम्न स्तर का पद हो, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने से निम्न पद पर कार्यरत कर्मचारियों की बेइज्जती करे, उसके अहम को चोट पहुंचाए। तीसरी आवश्यकता है समाज में इज्जत के साथ रहना और समाज द्वारा मान्यता की आवश्यकता। नीड ऑफ लिविंग विद डिग्निटी इन सोसाइटी एंड गेटिंग सोसाइटल अप्रूवल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे कि कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के साथ अन्य सहयोगियों संबंधियों के साथ रहने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में प्रशासकों का यह दायित्व बनता है कि वे सदस्यों की इस सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि करें। चौथा, स्नेह का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन। किसी संस्था में कार्यरत सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर काम करना और रहना चाहते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते हैं। इससे उनके बीच स्नेह का आदान प्रदान होता रहता है और संस्था का माहौल भी सौहार्दपूर्ण बना रहता है। ये सारा काम औपचारिक अनौपचारिक संबंधों के कारण होता है। संस्था में सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं, लेकिन मिलजुल कर साथ रहने पर कुछ अनौपचारिक संबंध बन जाते हैं। इससे माहौल सौहार्दपूर्ण हो जाता है और एक दूसरे के प्रति लव और स्नेह का आदान प्रदान होता है। लव और अफेक्शन का एक्सचेंज होता रहता है। पांचवी आवश्यकता सुरक्षा एवं शांति की आवश्यकता, नीड ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की भांति प्रत्येक सदस्य चाहता है कि
वह जिस संस्था में कार्य कर रहा है वहाँ उसकी सेवा स्थायी प्रकृति की हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति पसंद नहीं करता। संस्था के सदस्य सुरक्षित सेवाएं पसंद करते हैं। नौकरी से किसी भी क्षण निकाल दिए जाने की आशंका से भी अपने कार्य में रुचि खो देते हैं। अतः कर्मचारी राज्य बीमा, पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड, वृद्धावस्था में सुरक्षा, बीमारी की अवस्था में चिकित्सीय सहायता एवं अवकाश आदि योजनाओं से श्रमिकों में सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो यदि कोई भी सदस्य हो, संगठन का कोई भी कर्मचारी हो, उसको ये लगा रहेगा कि उसको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, ऐसे वह काम में रुचि नहीं ले पाएगा, उसका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। अतः नौकरी की जो प्रकृति है वो स्थायी होनी चाहिए। 2 साल से अधिक का प्रोबेशनल पीरियड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए उसके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि बीमार हो जाए तो उसके लिए अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ साथ चिकित्सा में जो खर्च होने वाला व्यय है उसमें भी कुछ न कुछ सहायता चाहिए होता है। छठवीं मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकता है जीवन में कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा, डिजायर टू एक्वायर समथिंग स्पेशल। प्रत्येक सदस्य चाहता है कि वह अपनी सेवा काल में कुछ विशिष्ट चीज़ें प्राप्त करे, कुछ विशिष्ट सम्मान प्राप्त करे। इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि में यदि प्रशासक सहायक है तो सदस्य को और अधिक प्रेरणा मिलती है। उसको प्रेरणा मिलती है यदि कुछ समथिंग स्पेशल प्राप्त करने में एडमिनिस्ट्रेटर सहायता कर रहा है तो इससे सहायता मिलती है और वो और अधिक प्रेरित होता है, संगठन का और अधिक कार्य करता है। अन्य आवश्यकताएं, अदर नीड्स, इसके अंतर्गत श्रमिकों की अन्य विविध प्रकार की आवश्यकताओं का समावेश किया जा सकता है, जैसे पूछताछ एवं समझने की आवश्यकता, प्रयोग व शोध की आवश्यकता आदि। तो ये थी मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब इनको फुलफिल कैसे किया जाए? सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुझाव, सजेशंस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाए, इसके संबंध में कुछ सुझाव हैं। वो इस प्रकार हैं। किसी भी संगठन में सदस्यों कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है, क्योंकि उनकी कार्यक्षमता का सीधा संबंध उनकी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दशाओं से होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, कार्यस्थल का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ वर्क प्लेस, एम्बियंस ऑफ वर्क प्लेस। भयमुक्त एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण ही सदस्यों और कर्मचारियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। अतः कार्यस्थल का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारी स्वतंत्र होकर संगठन में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकें। यानी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहेगी। दूसरा, मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस। नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। इससे कर्मचारी स्वयं को संगठन से जुड़ा हुआ मानने लगते हैं और अपने कार्यों में रुचि लेते हैं। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, एम्प्लॉयज़ सर्विस बुक। इस पुस्तिका में कर्मचारियों की सेवा संबंधी नियमों का उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त उसमें उनकी फ़ोटो, जन्मतिथि, उंगलियों तथा अंगूठों के चिन्ह, निवास स्थान, पद नाम, पद का प्रकार, मौलिक, स्थानापन्न, स्थायी या अस्थायी, नियुक्त की तिथि, वेतनमान, पदोच्च की दिनांक यानी किस दिन उसको हटाया गया है, कारण देते हुए अवकाश के प्रकार एवं अवधि, कर्मचारियों को दिए गए दंड या पुरस्कार या प्रशंसा का विवरण, अर्जित अवकाश आदि का लेखा जोखा होता है। यानी जो भी सर्विस बुक होती है कर्मचारी, उसमें उसकी पूरी कुंडली होती है
यानी उसकी जो सेवा की कुंडली है वो पूरी रहती है कि उसने कब ज्वाइन किया, कब उसको हटाया गया, कब अवकाश लिया। केवल इसमें सीएल नहीं रहता है, इसके अलावा सारे पद इसमें रहते हैं। चौथा, अवकाश का प्रावधान, लीव अरेंजमेंट। संगठन में कार्यरत सदस्यों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है उन्हें साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश दिए जाएं। जो भी कर्मचारी होता है उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, और मानसिक रूप से स्वस्थ जब होगा जब यदि उसको समय की आवश्यकता है, छुट्टी की आवश्यकता है, तब उसको छुट्टी मिल जाए। यदि वह बीमार हो तब उसको छुट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा, और मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं होगा तो काम भी नहीं करेगा। कहीं उसको आकस्मिक लीव की ज़रूरत है तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, और वह ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके लिए अर्न लीव, अर्जित अवकाश की भी ज़रूरत होती है। उससे एक्स्ट्रा समय कहीं ले लिया जाता है तो उसको अर्जित अवकाश में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। पाँचवा, पदोन्नति का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ प्रमोशन। संगठन के सदस्यों कर्मचारियों को समय समय पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। पदोन्नति का आधार वरीयता, सेवा काल न होकर कार्य की गुणवत्ता होना चाहिए। यदि कार्य की गुणवत्ता होगी तो लोग अच्छा कार्य करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, जहाँ पर कार्य की गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया गया है। छठवां, परमानेंस ऑफ सर्विस। जैसा कि पहले बताया था, जिन संगठनों में कर्मचारी स्थायी तौर पर बहाल नहीं किए जाए तो वहाँ पर निष्पादन संतोषजनक नहीं होगा। जहाँ पर स्थायी नहीं होंगे सदस्य, जहाँ कर्मचारी स्थायी नहीं होंगे, वहाँ कार्य का निष्पादन भी संतोषपूर्ण नहीं होगा। ठेके पर बहाल किए गए कर्मचारी उस संगठन में लगाव महसूस नहीं करते और हमेशा नौकरी से हटाए जाने का भय बना रहता है। अतः यह आवश्यक है कि अधिकतम 2 सालों तक लगातार सेवाएं देने पर उस कर्मचारी या सदस्य को सेवाएं स्थायी या नियमित कर दी जानी चाहिए। यानी प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। सातवां, निर्णयों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। एक प्रशासक को जो भी क्रिया वह करता है वह निर्णय के द्वारा करता है, अतः उसे व्यक्तिगत तौर पर निर्णय न लेकर सामूहिक तौर पर निर्णय लेना चाहिए। उसे निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। ऐसा करने से संगठन के सदस्यों को भी यह एहसास होता है कि वे संगठन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो तो प्रशासक को उसके कर्मचारियों से भी बात करनी चाहिए, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए, उनका भी परामर्श लेना चाहिए। आठवां, विशिष्ट कार्यों के लिए पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट फॉर स्पेसिफिक वर्क। संगठन के कर्मचारियों और सदस्यों को उनके विशिष्ट योगदानों या कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। यह सम्मान मेडल, पुरस्कार या सुविधाओं के रूप में दिया जाना चाहिए। अगला सुझाव है नव परिवर्तन को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू इनोवेशन। एक ही तरह का कार्य लंबे समय तक करते रहने से कर्मचारी या सदस्यों में बोरियत या उबाऊपन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति वो लगातार एक ही काम करता रहेगा तो उबाऊपन होने की संभावना लगातार बनी रहती है। इससे निजात पाने के लिए आवश्यक होता है कि संगठन में काम करने के नए तरीकों या नई सोच को बढ़ावा दिया जाए। 10वां सजेशन है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, दुर्घटना संबंधी बीमा। संगठन के सदस्यों या कर्मचारियों को किसी भी दुर्घटना या गंभीर चोट के शिकार वो हो सकते हैं। ऐसे में उनके इलाज या दवाइयों या ऑपरेशन पर बहुत अधिक खर्च होने की संभावना बनी रहती है। इस विषम परिस्थिति से लड़ने हेतु यह आवश्यक है कि संगठन द्वारा उनकी दुर्घटना संबंधी बीमा कराई जानी चाहिए। यानी जो दुर्घटना संबंधी बीमा है वो उनका होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। 11वां, अवकाश प्राप्ति पर परिलब्धियाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अवकाश प्राप्ति पर कर्मचारियों के लिए पीपीएफ, ग्रेजुटी
लीव एनकैशमेंट आदि का प्रावधान होना चाहिए। जो अर्न लीव है उसका लीव एनकैशमेंट होना चाहिए। ग्रेजुटी की व्यवस्था होनी चाहिए और पीपीएफ की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा मिल जाए। इसके साथ साथ पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 12वां, अन्न भत्ते एवं परिलब्धियाँ, अदर अलाउंस एंड पर्क। इसके अंतर्गत आवासीय सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा, यात्रा भत्ता, कैंटीन, अस्पताल, क्लब आदि सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।